श्रीनगर गढ़वाल में अचानक पेड़ पर चढ़े गुलदार को देखकर लोग हैरान हो गए। दरअसल पौड़ी हाईवे से सटे डांग क्षेत्र में एक आम के पेड़ पर गुलदार चढ़ गया। माना यह जा रहा है कि शिकार की तलाश में पहुंचा गुलदार शोर शराबा सुनकर पेड़ पर चढ़ गया होगा, जिसके बाद नीचे भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही मौका देखकर गुलदार भी जंगल की ओर भाग गया। घटना से इलाके में दहशत है। वन विभाग की टीम ने भी गश्त शुरू कर दी है। और चलिए एक बड़ी जानकारी, राज्य संपत्ति विभाग की आज मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये मीटिंग लेंगे। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में ये मीटिंग ली जाएगी। इसमें विधायकों के लिए नए आवास को लेकर भी चर्चा होगी, नए आवास की बिल्डिंग को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही स्टेट गेस्ट हाउस और हालात सुधारने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सभी 13 जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी है। सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। धन सिंह रावत को अल्मोड़ा चमोली का प्रभारी बनाया गया है, जबकि सुबोध उनियाल को देहरादून जिले का प्रभार सौंपा गया। नैनीताल और चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या होंगी और सौरभ बहुगुणा रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के प्रभारी होंगे, जबकि चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी का प्रभारी मंत्री बनाया गया। गणेश जोशी को उधम सिंह नगर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। धामी कैबिनेट में अभी 8 मंत्री हैं और सभी कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों के 3 पद अभी भी खाली हैं। जंगल और जंगली जानवरों से भरपूर उत्तराखंड की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 17वीं मीटिंग में फॉरेस्ट एरिया में बन रहे केदारनाथ समेत 3 महत्वपूर्ण रोपवे के निर्माण को हरी झंडी दी गई। तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडा लाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इनमें रोपवे से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे। सोनप्रयाग से केदारनाथ 13 किलोमीटर, गोविंद घाट से हेमकुंड 12 किलोमीटर लंबे और हरिद्वार में हर की पैड़ी से चंडी देवी मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे निर्माण को हरी झंडी दी गई। इन सभी के निर्माण में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व का एरिया आने के कारण अड़चन आ रही थी। इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना के लिए 400 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड सिंचाई विभाग को ट्रांसफर करने को लेकर भी मंजूरी दी गई। सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो हमारा एरिया है उसमें रोपवे का प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया है और साथ ही में आपका गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक का भी जो रोपवे प्रोजेक्ट को जो है अनुमोदित कर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड के लिए संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे राज्य मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है और जो अन्य मार्ग है, कुमाऊं के जो है 4 राजमार्गों में जो है अनुमोदन किया गया है और यहाँ के जो स्थानीय हमारे गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ के भी 2 राज्य मार्ग का जो है बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है। हल्द्वानी के गोलापार में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर के साथ ही वन्य जंतुओं के स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़े 3 सेंटर्स के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। अगले कुछ दिनों में इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। किन तरीकों से हम इसका कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं, इसके साथ साथ टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई और जो एक प्रस्ताव गैंडों की शुरुआत में आया था पहले, उसको रद्द करने। बोर्ड मीटिंग में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडा लाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में कुछ शर्तों के साथ रात में भी निर्माण कार्य जारी रखने को अनुमति दी गई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। धामी सरकार की मंत्री इन दिनों अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने में बिजी हैं। मंत्री 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तेईस मार्च को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी तो शपथ के साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार ने 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया था। धामी 2 सरकार को 30 जून को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक होगा और इसके लिए मंत्री अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
में हूँ। निश्चित रूप से सभी मंत्रीगण अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे और जो जनता को समर्पित किया है इन 100 दिनों में उस सबकी जानकारी देंगे। और साथ साथ में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में चुनाव के दौरान में जो मेंशन किया गया है उसकी भी रूपरेखा किस प्रकार से बजट से लेकर हमारे जियो में एग्जिस्ट करता है उसको भी बताने का काम करेंगे। तो 100 दिन अपने आप में सफलतापूर्ण रहे। मंत्री गणेश जोशी ग्राम्य विकास, कृषि के साथ ही सैनिक कल्याण जैसे अपने मंत्रालयों का पूरा डाटा तैयार कर चुके हैं, जिसका सीएम के सामने प्रेजेंटेशन होगा। सिर्फ 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड ही नहीं, मंत्री अपने विभागों का अगले 5 साल का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। 5000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास उस दिन मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोगों को दिए जाएंगे। यहाँ पर देहरादून में एक सिंबॉलिक कार्यक्रम होगा और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे जिलों को उसमें जोड़ा जाएगा। सत्ता के 100 दिन की ये परफॉर्मेंस मंत्री मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री जनता के सामने पेश करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मंत्रियों पर जो प्रेशर है वो पार्टी हाईकमान का है, क्योंकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर आखिरी कमेंट हाईकमान से ही होना है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जाइका उत्तराखंड में औद्योगिक विकास प्रोजेक्ट पर 540 करोड़ का निवेश करेगी। मंगलवार को जाइका के एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी से उनके आवास पर मुलाकात कर प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। ये प्रोजेक्ट राज्य के 4 पर्वतीय जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में संचालित किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत कीवी, सेब और अखरोट जैसे फलों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जाइका के सहयोग से संचालित होने वाली ये योजना किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों भले ही एक्टिव नजर न आ रहे हों, लेकिन फिलहाल पार्टी बदलने और राजनीति छोड़ने का उनका कोई मूड नहीं है। हालांकि कांग्रेस में उनका क्या रोल होगा ये भी तय नहीं है। उत्तराखंड बनने के बाद ये पहला मौका है जब हरक सिंह रावत विधायक नहीं है। चुनाव से पहले बीजेपी से निष्कासित होने और कांग्रेस में आने के 5 महीने बाद भी हरक सिंह रावत का अता पता नहीं है। न ही वो कांग्रेस की मीटिंगों में दिख रहे हैं और न ही सार्वजनिक मंचों पर। हालांकि हाल ही में शादी में डांस वाला वीडियो उनका खासा वायरल हुआ था। ऐसे में सवाल है, जब हालात इस तरह के हैं तो हरक सिंह रावत का भविष्य क्या होगा? सवाल पूछने पर हरक सिंह रावत का कहना है कि वो राजनीति जारी रखेंगे, पर अब कोई स्वार्थ नहीं होगा। और रही बात उम्र की, तो भुवन चंद्र खंडूरी ने तो राजनीति 60 साल के बाद से शुरू की है, जबकि वो खुद 61 साल के हैं। हाँ, तो इसलिए मैं अब ज्यादा अच्छे तरीके से राजनीति करूंगा और अब स्वार्थ भी नहीं है। कई बार क्या होता है, जब स्वार्थ आपका होता है तो आप कई बार आपके डिसीजन, आपके निर्णय बहुत अच्छे नहीं हो पाते, चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ हो, चाहे जो भी स्वार्थ। देखो, मैं सोचता हूँ खंडूरी जी जब रिटायर हुए थे तब पहली बार 62 साल की उम्र में एमपी चुनाव लड़े थे। पहले तो राजनीति लोग 60 साल के बाद करते थे, जितने में जब लोग सर्विस से रिटायर हो जाते थे। हरक सिंह रावत चाहे बीजेपी में हो या फिर कांग्रेस में, उनकी गिनती उन नेताओं में होती है जो कहीं न कहीं अपनी पैठ रखते हैं। हालांकि खुद चुनाव न लड़ने और बहु अनुकृति के चुनाव हारने के बाद अब तक हरक सिंह रावत का कांग्रेस में भी कोई रोल नजर नहीं आ रहा। आजकल मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है, तो वजह क्या है मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं वजह क्या है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन भविष्य में क्या करेंगे ये भी अनिश्चित है, लेकिन मुझे विश्वास है कांग्रेस में उनकी आस्था विश्वास है और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से कांग्रेस में आने वाले समय में रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। करीब 35 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स में पहली बार है जब हरक सिंह रावत एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में हरक सिंह रावत भले ही जो कहें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कब कोई चौंकाने वाला बड़ा फैसला ले लिया जाए। दिबांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।